हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज करवाऊँगी, जो कि यूपी पीजीटी, जीआईसी, एलटी और जो है अन्य जो डी ट्रिपल एसपी के एग्ज़ाम होंगे उन सब में भी जहाँ जहाँ पर ये ज्योग्राफी आएगा उन सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसमें क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी। तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही होगा, 1973। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की प्रमुख वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। बाघ संरक्षण का उद्देश्य बिल्ली जाति समूहों से संबंधित शेर, चीता आदि से है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पाई जाने वाली और दर्ज की गई पौधों की कुल कितनी प्रजातियां हैं। ए है 4200, बी है 43,000, सी है 44,000 और डी है 45,000। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा, 45,000। इसकी व्याख्या है कि भारत विश्व के कुल भूभाग का 2.4% भूक्षेत्र धारण करता है। यह एक उच्च जैव विविधता वाला देश है जहाँ पर पौधों की 45,000 से अधिक प्रजातियाँ एवं जानवरों की 91,000 प्रजातियाँ ज्ञात की गई हैं। प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उसी पौधा समुदाय से है जो लंबे समय बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है और इसकी विभिन्न प्रजातियाँ वहाँ पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत भूकंपीय खतरे के लिए अति संवेदनशील है। ए है 49%, बी है 59%, सी है 69% और डी है 79%। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, 59%। व्याख्या है कि भारत में कुल भूमि का 59% भूकंपीय खतरे के लिए अति संवेदनशील है। भारत के भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र के अद्यतन संस्करण के अनुसार भारत के भूकंप जोन फर्स्ट एवं सेकंड को एक में समाहित कर अब जोन सेकंड का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार अब भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया है। जोन सेकंड के अंतर्गत भारत का 41.4% भू क्षेत्र और जोन थर्ड तथा फोर्थ एवं फिफ्थ के अंतर्गत 58.6% भूभाग आता है। अगला क्वेश्चन है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत सूखाग्रस्त है। ए है 38%, बी है 48%, सी है 58% और डी है 68%। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, 68%। व्याख्या है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 68% सूखाग्रस्त है। देश के शुष्क, अर्धशुष्क और उपनामी क्षेत्रों में अधिकतर सूखा संभावित क्षेत्र पाए जाते हैं, जो कि इसके कुल जमीन वाले भाग 32.90 करोड़ हेक्टेयर का 77.6% में फैला हुआ है। सूखे की तीव्रता के आधार पर सूखे को निम्नलिखित क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसमें है पहला, अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र। इसमें राजस्थान के ज़्यादातर भाग विशेषकर अरावली के पश्चिम में मरुस्थलीय और गुजरात का कच्छ क्षेत्र अत्यधिक सूखा प्रभावित है। अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र इसके अंतर्गत राजस्थान के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भाग, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भाग, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु के उत्तरी भाग, झारखंड का दक्षिणी भाग और उड़ीसा के आंतरिक भाग शामिल हैं। अगला है कि मध्य सूखा प्रभावित क्षेत्र। इस वर्ग में राजस्थान के उत्तरी भाग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिण जिले, गुजरात के बचे हुए जिले, झारखंड, तमिलनाडु में कोयम्बटूर पठार और आंतरिक कर्नाटक शामिल है। अगला क्वेश्चन है कार्ल रिटर से निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं जुड़ी हुई हैं। ए है संभाव्यतावाद, बी है पर्यावरणवाद, सी है प्रसंभाव्यतावाद और डी है डिटर्मिनिज्म या नियतिवाद। तो इसमें जो है डी वाला ऑप्शन सही होगा, नियतिवाद जो है ये कार्ल रिटर से संबंधित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कार्ल रिटर नियतिवादी या पर्यावरण नियतिवाद के समर्थक थे। उनका मानना था कि भौगोलिक विविधता से ऐतिहासिक विविधता उत्पन्न होती है। किसी प्रदेश के मानव जीवन, ऐतिहासिक घटनाओं, राजनीति आदि पर वहाँ के पर्यावरण का प्रभाव अवश्य पाया जाता है। विडाल डिला ब्लास संभववाद अवधारणा के प्रमुख प्रतिपादक थे। संभववाद की अवधारणा भौतिक वातावरण द्वारा मानव कार्यों के लिए प्रदत्त असीम अवसरों और संभावनाओं का अध्ययन है। फ्रांसीसी विद्वान जो थे लुसियन फेब्रे, इन्होंने संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। प्रोबेबिलिज्म जो प्रसंभववाद है, इस संकल्पना का विकास OH.K. स्पेट ने किया था। उन्होंने मत व्यक्त किया है कि यद्यपि भौतिक पर्यावरण
मानव क्रियाओं को पूरी तरह निर्धारित नहीं करता है। यह कुछ अनुक्रियाओं को अन्य की तुलना में अधिक प्रसंभाव्य बनाता है। मानव क्रिया पसंद अथवा पसंदहीनता अथवा अनिवार्यता के रूप में नहीं बल्कि एक संतुलन प्रसंभाव्यता द्वारा प्रकट होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव भूगोल मानव समाज तथा पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों का संश्लेषणात्मक अध्ययन है। यह किसने कहा है? ए है विडाल डिलवलास, बी है रेडजेल, सी है मिस सैम्पुल और डी है ब्रूस। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा, मिस सैम्पुल। व्याख्या है इसका कि मानव भूगोल मानव समाज तथा पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों का संश्लेषणात्मक अध्ययन है। यह कथन रेडजेल का है। एक मिनट, सॉरी मैंने गलत आंसर बता दिया। इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा, रेडजेल। तो इसमें दिया है यह कथन जो है रेडजेल का है। रेडजेल प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भौगोलिक अध्ययन में मानव को अस्थायी और महत्वपूर्ण स्थान प्रदान कराने का अग्रगण्य कार्य किया। उन्होंने मानव भूगोल को एक पृथक विज्ञान के रूप में स्थापित किया, इसलिए रेडजेल को मानव भूगोल का जनक माना जाता है। रेडजेल की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। इसमें मानव भूगोल, चीनी उत्प्रवास, मानव जाति का इतिहास, संयुक्त राज्य अमेरिका का राजनैतिक भूगोल और जो है पृथ्वी और जीवन एक तुलनात्मक अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नियतिवाद के समर्थक हैं? ए है इमैनुअल कांट, बी है ग्रिफिथ टेलर, सी है अल मसूदी और डी है हंटिंगटन। तो इसमें जो है ए वाला ऑप्शन सही होगा। इमैनुअल कांट जो है ये नियतिवाद के समर्थक हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। इमैनुअल कांट नियतिवाद के समर्थक हैं। कांट को आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता के रूप में जाना जाता है। कांट के विचार से भूगोल की तुलना में एक वर्णनात्मक या वर्गीकृत विषय है विज्ञान की तुलना में। उन्होंने इसके लिए कोरोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। नियतिवाद मूलतः 19वीं सदी के उत्तरार्ध में विकसित एक जर्मन भौगोलिक विचारधारा है जो मानव प्रकृति अंतरक्रिया की व्याख्या, प्रकृति को सर्वशक्तिमान और समस्त मानव व्यवहार तथा मानवीय क्रियाओं की नियंत्रक मानकर करती है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति की विशिष्ट देन है और समस्त मानवीय क्रियाएं प्राकृतिक पर्यावरण से नियंत्रित होती हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करें और सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ दिया है हिप्पोक्रेटस, हंटिंगटन, कांट, इब्न खाल्दून और दूसरी तरफ दिया है ग्रीक, जर्मन, अरब, अमेरिकन। बताना है कि कौन कहाँ से रिलेटेड था। तो इसको देखते हैं। इसमें जो है जो हिप्पोक्रेटस होंगे ये तो ग्रीक ही हैं और जो हंटिंगटन है ये अमेरिकन है और कांट जो है ये जर्मन है, इब्न खाल्दून जो है वो अरब के हैं। तो ए डी बी सी, डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। देखते हैं, डी सही है। इसकी व्याख्या में भी यही दिया है। हिप्पोक्रेटस जो थे ये ग्रीक जोग्राफर थे, एल्बर्ट हंटिंगटन जो है अमेरिकन है, इमैनुअल कांट जो है ये जर्मनी के हैं और इब्न खाल्दून जो है ये अरब के हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें और सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ विद्वानों का नाम है और दूसरी तरफ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित दृष्टिकोण है। तो इसमें जो है बेरी और बंज दिया है, वॉलपर्ट और ओल्सन दिया है। इधर भी दो दिए होंगे तो इसमें जो है हार्वे और स्मिथ हो गया, तुआन और बोटिमर। तो तुआन और बोटिमर तो जो है ये ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी से रिलेटेड है। हार्वे जो और स्मिथ जो हैं ये दोनों जो है वेलफेयर ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो इसकी व्याख्या में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया है। बेरी और बंज जो हैं ये सकारात्मक दृष्टिकोण से रिलेटेड हैं। वॉलपर्ट और होल्सन व्यवहार दृष्टिकोण, हार्वे और स्मिथ कल्याण दृष्टिकोण, तुआन और बोटिमर मानववादी दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन है, अपरिष्कृत जन्म दर ज्ञात करने का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही होगा। वर्ष के दौरान जीवित नवजात शिशुओं की संख्या बटे वर्ष के मध्य की कुल जनसंख्या इंटू 1000। इसमें व्याख्या में दिया है अपरिष्कृत जन्म दर ज्ञात करने का सूत्र निम्नलिखित है। अपरिष्कृत जन्म दर बराबर किसी वर्ष के दौरान जीवित नवजात शिशुओं की संख्या बटे वर्ष के मध्य की कुल जनसंख्या गुणे 1000। अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का सबसे ज़्यादा घनत्व है? केरल, बी दिया है पश्चिम बंगाल, सी है उत्तर प्रदेश और डी है बिहार। तो ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसमें डी ऑप्शन सही होगा, बिहार।
इसकी व्याख्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा है। भारत के शीर्ष 5 जनघनत्व वाले राज्य बिहार हो गया सबसे पहले, 1106 है यहाँ, फिर पश्चिम बंगाल 1028, फिर केरल 860, उत्तर प्रदेश 829, फिर हरियाणा 573। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो इसमें जो है सी वाला ऑप्शन सही है। 943 जो है फीमेल हैं प्रति 1000 पुरुष पर, 943 महिलाएं। ये जो है भारत की वो है लिंगानुपात। व्याख्या दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात पर प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। भारत के शीर्ष 3 लिंगानुपात वाले राज्य निम्नलिखित हैं: केरल 1084, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993। भारत के जो न्यूनतम 3 लिंगानुपात वाले राज्य हैं इनमें है सबसे कम हरियाणा में है 879, फिर उससे कम जम्मू कश्मीर 889, फिर उससे कम सिक्किम में 890। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य की पहचान करें। ए है पंजाब, बी है हरियाणा, सी है राजस्थान और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, हरियाणा। यहाँ पर सबसे कम लिंगानुपात है। व्याख्या में देखते हैं 2011 की बी ऑप्शन ही सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। भारत में लिंगानुपात को निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त किया जाता है: लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000। आगे दिया है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य हैं हरियाणा 879, जम्मू कश्मीर 889, सिक्किम 890, पंजाब 895, उत्तर प्रदेश 912। जितने नॉर्थ वाले स्टेट हैं उन्हीं में सबसे कम जो है लगभग नॉर्थ में ही है। अगला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत अफ्रीका में निवास करता है? तो इसमें तो सी ऑप्शन सही होगा, 16। विश्व जनसंख्या का 16% जो है, एक सेकेंड, विश्व जनसंख्या का 16% अफ्रीका में निवास करता है। अफ्रीका की अधिकांश जनसंख्या समुद्र तटीय भागों में तथा नदी घाटियों में पाई जाती है। इसके अधिकांश भाग में जनसंख्या विरल है। नील नदी की घाटी अफ्रीका का घना बसा हुआ क्षेत्र है। नील नदी घाटी के अधिक उपजाऊ भागों में जनसंख्या घनत्व 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें 2015 का डेटा पूछ रहा है तो इसको छोड़ते हैं। ये अगला है कि यूरोप में 60 या उससे अधिक उम्र की आबादी का प्रतिशत कितना है? ए है 14%, बी 24%, सी 34% और डी है 44%। तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही होगा, 24%। देखते हैं, यूरोप में 60 या उससे अधिक उम्र की आबादी का 24% है। संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर यूरोप की वर्तमान जनसंख्या इतना दिया है। यूरोप की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 9.32% के बराबर है। यूरोप का जनघनत्व 34 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है भारत में 2001 से 2011 तक जनसंख्या का विकास कितना प्रतिशत है? तो इसमें जो है सी वाला ऑप्शन सही है, 17.69%। इसको एग्जैक्ट जो है पॉइंट में भी याद करिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितना क्लोज दिया है, ऐसे आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो 2001 से 2011 तक जनसंख्या का विकास प्रतिशत 17.69 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस राज्य का नाम बताएं जिसमें नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर है। तो इसका भी ऑप्शन सही होगा, नागालैंड। भारत में 2001 में 2011 तक जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि दर नागालैंड में पाई गई। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 2 जिले क्रमशः अरुणाचल प्रदेश और पुदुचेरी के क्रमशः कुरुंग कुमे एवं यमन हैं तथा न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले क्रमशः नागालैंड के लोंगलेंग एवं किफरे हैं। अगला क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताएं जिसमें भारत में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर है। ए है मेघालय, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार और डी तमिलनाडु। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा, मेघालय। इसकी व्याख्या है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय 27.95% है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य सबसे ज़्यादा मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार, फिर मणिपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद मणिपुर के बाद उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है? तो इसमें बी ऑप्शन सही है, 382।
व्याख्या है इसका कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनघनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में देखा जाए तो दिल्ली होगा 11,320, चंडीगढ़ 9,258, पुदुचेरी का 2,547, दमन और दीव 2,191, लक्षद्वीप 2,149, बिहार 1,028, पश्चिम बंगाल 1,106 इत्यादि हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 943, जिसे अभी हम लोग ऊपर देख के भी आ रहे हैं, और 10 की वृद्धि दर जो है वो 17.7% और साक्षरता 73% है। अभी ये GIC-LT ग्रेड का जो पेपर हुआ है उसमें पूछा गया था साक्षरता कितनी है भारत की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से जनसंख्या का घनत्व सबसे कम घनत्व कहाँ पर है? ए है चंडीगढ़, बी दादरा और नगर हवेली, सी लक्षद्वीप, डी पुदुचेरी। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, दादरा और नगर हवेली। व्याख्या में भी वही सब दिया है, देख लीजिएगा। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दुनिया के किन देशों में सबसे ज़्यादा जीवन प्रत्याशा है? चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे ज़्यादा जीवन प्रत्याशा 83.73% है, 73 है। इसके बाद क्रमशः स्वीडन 83.65, चीन 78.79 और भारत में 72.03 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव गतिविधियां जो आय उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? पॉलिटिकल एक्टिविटीज, राजनीतिक गतिविधियां, भौतिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां या जैविक गतिविधियां। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, सी ऑप्शन सही है, आर्थिक गतिविधियां। मानव गतिविधियां जो आय उत्पन्न करती हैं उन्हें आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। इसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाएं जैसे कृषि हो गया, पशुपालन, मत्स्याखेट, बागवानी, खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण, परिवहन एवं संचार, व्यापार एवं वाणिज्य सेवाएं आदि के स्थानिक प्रतिरूपों के अध्ययन तथा विश्लेषण से संबंधित है। आर्थिक गतिविधियां आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आता है, जिसमें मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन और स्थापना तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसह्यूमन की क्या विशेषता है? वे मैदानी ए दिया है, वे मैदानी इलाकों से पहाड़ों और पहाड़ों से मैदानों में स्थानांतरित हो जाते हैं। बी है, वे जंगल से रेगिस्तान में और रेगिस्तान से जंगल में स्थानांतरित होते हैं। सी है, वे गांवों से शहरों में स्थानांतरित होते हैं और डी है, वे स्थिर जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसमें जो है ए वाला ऑप्शन सही होगा, वे मैदानी इलाकों से पहाड़ों में और पहाड़ों से मैदानों में स्थानांतरित होते हैं। व्याख्या है इसका, ट्रांसह्यूमन वह क्रिया होती है जिसमें व्यक्ति मैदानी इलाकों से पहाड़ों और पहाड़ों से मैदानों में स्थानांतरित हो जाते हैं। नए चारागाहों की खोज में पशुचारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की ओर एवं शीत में पर्वतीय भाग से मैदानी चारागाह की ओर प्रवास करते हैं। इनकी इस गतिविधि को जो है ऋतु प्रवास कहा जाता है। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, ये जो है जनजातियां हैं, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी एवं भूटिया लोगों के समूह ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्र में चले जाते हैं एवं शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से स्थानांतरित कृषि को मिल्पा नाम किस देश में दिया गया है? मिल्पा मैक्सिको में कहते हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा इसका। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। और कुछ यहाँ पे देश दिए हैं और उनकी स्थानांतरित कृषि दी गई हैं, इनको हम लोग याद कर लेते हैं। इसमें है वेनेजुएला में कोनको कहते हैं, वियतनाम में रे कहते हैं, इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं, ब्राज़ील में रोका कहते हैं, फिलीपींस में कैंगिन कहते हैं और श्रीलंका में चेन्ना कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये और इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ना एक क्वेश्चन हर पेपर में जहाँ भी ज्योग्राफी आएगा उसमें पूछा ही जाता है। इधर और भी कुछ राज्य हैं यहाँ अपने भारत के राज्य दिए हैं और उनमें वहाँ पर स्थानांतरित कृषि को क्या क्या नाम से बुलाया जाता है वो दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में वेवर या दहिया कहते हैं, आंध्र प्रदेश में पोटू अथवा पेड़ा कहते हैं, उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान या बरीगा कहते हैं, पश्चिमी घाट में कुमारी कहा जाता है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे कहते हैं, झारखंड में कुरुआ और उत्तर पूर्वी प्रदेश में झूम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटीकल्चर से क्या तात्पर्य है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, ये अंगूरों की खेती से रिलेटेड है। विटीकल्चर का तात्पर्य अंगूर की खेती से है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से है, रेशम कीटों का वाणिज्यिक पालन, पिसीकल्चर मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन, तथा हॉर्टिकल्चर जो है उद्यान कृषि वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों फूलों को उगाने की वैज्ञानिक विधि है।
अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागरीय क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें जो है खट्टे, डी वाला ऑप्शन सही होगा, खट्टे फल और नींबू की खेती के लिए। व्याख्या है इसका, भूमध्य सागरीय क्षेत्र खट्टे फल नींबू की खेती के लिए प्रसिद्ध है। भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार रोम सागर, भूमध्य सागर के चारों ओर फैले फ्रांस की रोन तथा सेओन नदी की घाटी, दक्षिणी इटली, यूनान, पश्चिमी टर्की, सीरिया, पश्चिमी इजराइल, अल्जीरिया का उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तरी अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण पश्चिम भाग तथा ऑस्ट्रेलिया के भागों में है। इस जलवायु प्रदेश में शीतकाल में वार्षिक वर्षा का अधिकांश भाग प्राप्त होता है, जबकि ग्रीष्मकाल शुष्क होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से कहाँ पर भूमि प्रधान खेती होती है, खेती का प्रचलन है? ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है ब्रिटेन, सी इंडिया और डी जापान। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा, ऑस्ट्रेलिया। व्याख्या है इसका कि भूमि प्रधान खेती यानी विस्तृत कृषि, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में प्रचलित है। विस्तृत कृषि का प्रचलन उन देशों में है जिन देशों में जनसंख्या कम है और कृषि योग्य भूमि की अधिकता है। जनसंख्या कम होने से भूमि पर जनसंख्या दबाव कम और साथ ही खेती के लिए मानव श्रम बहुत कम उपलब्ध है। इस कृषि के अंतर्गत खेतों के आकार बड़े होते हैं। विस्तृत कृषि का उद्देश्य प्रायः फसलों को व्यापार के लिए उत्पन्न करना होता है। विस्तृत भूभाग वाले देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में मुख्य रूप से विस्तृत कृषि का प्रचलन है। विस्तृत कृषि या भूमि प्रधान इंग्लिश में दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एक्सटेंसिव एग्रीकल्टिवेशन। हिंदी से थोड़ा कम समझ में आता है तो इंग्लिश पे ध्यान देना पड़ेगा। एक्सटेंसिव वाला पूछा गया है, विस्तृत। अगला क्वेश्चन है वाणिज्यिक खेती की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? ए है, पहला दिया है किसान बाजार के लिए फसलों को उगाते हैं। दूसरा है कृषि क्षेत्रों का बाजार से अच्छा संपर्क होता है। तीसरा है कृषि क्रियाएं मुख्यतः हाथों से ही की जाती हैं। और चौथा है कृषि छोटे क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। तो इसमें जो है पहला तो सही है कि किसान बाजार के लिए फसलों को उगाते हैं वाणिज्यिक में, क्योंकि ये कमर्शियल फार्मिंग की बात कर रहा है। और जो है दूसरा है कृषि क्षेत्रों का बाजार से अच्छा संपर्क होता है, तो ये भी सही है। और कृषि क्रियाएं केवल हाथों से की जाती हैं, ये गलत है। और कृषि छोटे क्षेत्रों तक सीमित है, ये भी गलत है। तो इसमें पहला और दूसरा सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। कमर्शियल के लिए सी ही सही भी है। वाणिज्यिक खेती में किसान द्वारा बाजार के लिए फसलों को उगाना तथा कृषि क्षेत्रों का बाजार से अच्छा संपर्क होता है। इस कृषि का उद्देश्य उत्पादों को बेचकर मुद्रा या धन प्राप्त करना होता है। इसके अंतर्गत अन्न आदि फसलों का उत्पादन तथा पशुपालन एक साथ अथवा अलग अलग खेतों पर किया जाता है, किंतु उत्पादन का उद्देश्य व्यापारिक होता है। और यहाँ पे कुछ दिया गया है, व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि जो है वो शीतोष्ण प्रदेशों में की जाती है। इसके अंतर्गत एशिया में स्टेपी प्रदेश, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिण अमेरिका में पम्पास और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स प्रदेशों में मरे डार्लिंग बेसिन आते हैं। इन प्रदेशों की मुख्य उपज गेहूँ है, जिसका उत्पादन बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए किया जाता है। ट्रक फार्मिंग के बारे में पूछा गया है, तो ये जो है वेजिटेबल्स सब्जियों से रिलेटेड है। ट्रक खेती सब्जियों की एक विशेष प्रकार की खेती है। यह भी व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाली सब्जियों एवं फलों फूलों की कृषि है, जिसके परिवहन में ट्रकों का अधिक प्रयोग किए जाने के कारण इसे ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि का विकास विश्व के औद्योगिक क्षेत्र के समीप भागों में हुआ है, जहाँ से उत्पादों की नियमित आपूर्ति की जाती है। अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क आदि इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से मिश्रित खेती की विशेषता कौन सी है? मिश्रित तो वो होती है जहाँ पे कृषि के साथ साथ पशुपालन भी होता है। देखते हैं इसमें ए वाला ऑप्शन देखिए, फसल और पशुपालन का संयोजन, तो ए ऑप्शन इसमें सही है। वही इसमें व्याख्या में भी दिया गया है। अब आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आपको हमारा ये इनिशिएटिव अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।